हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, आगे चलो जी, स्टार्ट करें। क्या पढ़ रहे थे जी? हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? सर पीजीबीपी हमने कंप्यूटर पढ़ा था। जीबीपी। कौन सा सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन कौन सा है इनका? सर 28। 28 क्या बताता है कि भाई कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में कवर्ड होंगी। ठीक है। यस। फिर दूसरा सेक्शन पढ़ा था हमने 29। 29 में क्या बताया? कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। कंप्यूटेशन। फिर उसके बाद हमने 30 पढ़ा था। यस सर। सर सेक्शन 30 to 37 हमने आज स्टार्ट करना था। चलो जी, सेक्शन 30 होता है एक्सपेंस इनकर्ड ऑन बिल्डिंग। सेक्शन 30 क्या होता है? एक्सपेंस इनकर्ड ऑन। देखो, जो 30 to 37 होते हैं ना, ये बेसिकली होते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस अलाउड। देखो, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो ना, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो, इसमें हम जो भी खर्चे होते हैं वो सब डाल देते हैं, चाहे उनकी हमें डिडक्शन मिले या ना मिले। जो भी खर्चे होते हैं कंपनी से रिलेटेड सब कुछ डाल देते हैं, है ना। और जो भी इनकम होती है सब डाल देते हैं। पर अभी हमें इनकम क्या कंप्यूट करनी है? विच इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। ठीक है ना, ये इनकम को कंप्यूट करना है। तो कंप्यूट करने में हमने 28 में पहली वो सारी इनकम आएंगी जो पीजीबीपी में टैक्सेबल है। फिर 29 में हमने फॉर्मेट देखा कि किस फॉर्मेट से हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन को फाउंड आउट करेंगे। आप 30 से 37 तक एक्सपेंसेस देख रहे हैं, जो कि क्या है, एक्सपेंसेस अलाउड है। ओके, तो सबसे पहला सेक्शन हम क्या देख रहे हैं? 30। अब एक एक करके वो खर्चा देख रहे हैं जो कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम कर सकते हैं, आप ये मान के चलो। तो सेक्शन 30 किस लिए होता है? एक्सपेंस incurred on building with respect to business। ठीक है जी, with respect to business। अब बिल्डिंग, अगर आप ऑफिस बना रखा है आपने, ऑफिस, फैक्ट्री, वेयर हाउस, कुछ भी बना रखा है, या तो वो आपका अपना होगा, क्या होगा, या तो वो रेंटल होगा, या क्या होगा, ओन्ड होगा, है कि नहीं। जिस बिल्डिंग में आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, वो तो या क्या तो होगा, या वो रेंटल ऑफिस होगा, या अपना आपका ओन्ड होगा। यही तो होगा ना। हेलो, यस सर। क्या होगा? यस सर, रेंटल हो गया, ओन मान हो लो आपका आ गया रेंट। अगर आपने रेंट पे किसी को किया है, अगर आपने रेंट पे किया है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, यहां पर रेंट अकाउंट, लेट सपोज 50,000 पे, तो इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब आपने ये सही डाला हुआ है। अगर आपकी अपनी बिल्डिंग है और आपने यहां पर रेंट डाल दिया, तो इसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। वो डालना गलत है, क्योंकि आप अपने से अपने आप को रेंट नहीं दे सकते। ठीक है। दूसरा, रिपेयर। दो तरह के रिपेयर होते हैं, एक करंट रिपेयर और एक कैपिटल रिपेयर। अगर आपने कोई करंट में रिपेयर करवाया है, कहीं से सफेदी करवाई है, कोई टूट फूट हो गए, वो रिपेयर करवाया है, तो दोनों केसेस में या तो रेंटल हो या ओन हो, दोनों में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। आप दोनों खर्चों को कहां डाल सकते हो? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब वो खर्चा आपको अलाउड कर दिया जाएगा, ये खर्चा आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर सकते हैं। ठीक है।
रिपेयर का। तीसरा आ गया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी आप दोनों केसेस में, चाहे रेंटल बिल्डिंग हो चाहे ओल्ड बिल्डिंग हो, वो आप खर्चा क्लेम कर सकते हैं। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम है राइट? जो हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है। फिर उसके बाद 3 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है लोकल या म्युनिसिपल टैक्स जिसे बोलते हैं, है ना, या म्युनिसिपल टैक्स बोल दो। लोकल टैक्सेस लगते हैं कई तरह के, एमसीडी के टैक्सेस, या जिसे एमसीडी टैक्सेस मतलब प्रॉपर्टी टैक्स, काइंड ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स लग गया। प्रॉपर्टी टैक्स का भी दोनों केसेस में आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है ना, तो दोनों केसेस में क्लेम कर सकते हो। बट ये सारी पेमेंट कैसे होनी चाहिए? ये पेमेंट हो जानी चाहिए, मतलब एक्चुअल बेसिस पे। ये रेंट तो ड्यू हो जाएगा तो भी आप क्लेम कर लो। जैसे मार्च का रेंट आप कब पे कर दे हो? अप्रैल में, तो मार्च में ड्यू कर देते हो ना, आपको डिडक्शन मिल जाती है। रिपेयर का भी ड्यू पे मिल जाएगा, इंश्योरेंस का भी ड्यू मिल जाएगा। पर टैक्सेस जो गवर्नमेंट को पैसा देना है, गवर्नमेंट बोल रही है जब आप पे कर दोगे तभी आप उसकी डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है। ये हमें क्या बताता है? हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन 43B, जो कि क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि कोई भी खर्चा आप तभी क्लेम करोगे जब पेमेंट कर दोगे। तो ये 43B में आता है क्या? एमसीडी के टैक्स, लैंड रिवेन्यू। लैंड रिवेन्यू जानते हैं किसे कहते हैं? नो सर। लैंड रिवेन्यू टाइप लगान कई जगह आज भी चलते हैं, जो कैश नहीं देते, मॉनेटरी इन काइंड्स में देते हैं, तो वो भी अलाउड है। उसको भी आप खर्चे की तरह ले सकते हो। कहीं गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है, किस बेसिस पे? पेमेंट बेसिस पे। ठीक है। तो ये सेक्शन 30 था अपना। क्या बोलता है? जो भी खर्चे बिल्डिंग में होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, तो रेंट आप रेंटल के केस में अलाउड है। अपनी आपकी बिल्डिंग है तो रेंट अलाउड नहीं होगा। रिपेयर इंश्योरेंस कराते हो तो वो भी खर्चा आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर सकते हो। और जो एमसीडी के लोकल टैक्सेस होते हैं, म्युनिसिपल टैक्स है या लैंड रिवेन्यू है, वो पेमेंट बेसिस पे है अंडर सेक्शन 43B। ठीक है। तो ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 30। सेक्शन 30 के बाद है सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या बोलता है? डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर incurred for plant and machinery, fixture and fitting with respect to business and profession। ठीक है जी। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर, फिटिंग, उन सबका रिपेयर कराया, क्या कराया जी? रिपेयर कराया, या उसका इंश्योरेंस कराया। किसका? पहले हम बिल्डिंग की बात कर रहे थे, अब किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट, मशीनरी और फिक्सचर एंड फिटिंग की। तो इंश्योरेंस कराया तो ये अलाउड है। ये अलाउड है। और रिपेयर में 2 चीजें हैं। अगर आपने करंट रिपेयर कराया है, छोटी मोटी टूट फूट हो गई, तो अलाउड है। और आपने कैपिटल रिपेयर कराया, कैपिटल रिपेयर मतलब आपने वैल्यू, मशीन में कुछ ऐसा एडिशन बढ़ाया, कुछ ऐसा एडिशन करवाया जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और ये
नॉट अलाउड है, ये अलाउड नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 31। 30 बताता है प्लान, 30 बात करता है बिल्डिंग के बारे में, और 31 बात करता है प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर के बारे में। अब अगला सेक्शन है सेक्शन 32। 32 बात करता है डेप्रिसिएशन के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी बैलेंस शीट आप फाइनल करेंगे, किसी चीज की भी आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे, आपको डेप्रिसिएशन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम करते हैं। डेप्रिसिएशन से क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्लेम करने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और प्रॉफिट कम होने से क्या हो जाता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन दी, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, है ना, और मशीन रेट पे आता है, पीस रेट पे भी मेथड होता है। मेनली ये दोनों मेथड चलते हैं। और या आप अपनी क्या करते हो, जो मशीन की कॉस्ट होती है और उसकी लाइफ होती है, माइनस स्क्रैप वैल्यू करके आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। बट इनकम टैक्स में उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। पहली चीज तो क्या बोली गई कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे, WDV। ठीक है, पहले कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है, अगर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस टू क्लेम डेप्रिसिएशन। नंबर 1, SSC should be honor the honor of प्रॉपर्टी या एसेट। एसएससी क्या होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए। और दूसरा, वो यूज्ड होना चाहिए फॉर BP। ठीक है, पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, वो ऑनर होना चाहिए, और वो एसेट कहां यूज हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होना चाहिए। हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है। डेप्रिसिएशन में क्या बताई, दो कंडीशन मैंने, अगर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो पहले तो एसएससी उसका ऑनर होना चाहिए, दूसरा वो बिजनेस में यूज होना चाहिए एसेट। यस सर। ठीक है, अब एसेट कितने टाइप के होते हैं, आपने बचपन से सुना होगा ये तो। सर फिक्स्ड एसेट एंड मूवेबल, इंटेंजिबल। हाँ बिल्कुल सही, दो तरह के एसेट होते हैं, एक हो गया अपना इंटेंजिबल, और दूसरा हो गया टेंजिबल एसेट। ठीक है ना, इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या आता है बताओ, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस और सिमिलर। ठीक है ना, और टेंजिबल में क्या आता है, टेंजिबल में तीन चीजें हैं देखो। नंबर 1, बिल्डिंग। नंबर 2,
फर्नीचर, और नंबर 3 प्लांट एंड मशीनरी। इन चीजों पे हम क्या क्लेम करते हैं? डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन अलाउड है। अब आप अकाउंटिंग तो आप किसी भी वे में कर सकते हो, अकाउंटिंग के अपने अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। आप अकाउंटिंग में आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया जी, अलग चीज है। पर इनकम टैक्स बोलती है कि हमने हर एसेट के हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन की लिमिट को कैप किया हुआ है, ठीक है। वो देखेंगे एक बार। तो सबसे पहला जो एसेट मैंने आपको बताया, बिल्डिंग बताया। बिल्डिंग, अगर ऑनर ने, जो ऑनर है उसने बिल्डिंग बनाई किसके लिए? स्टाफ के रहने के लिए। होता है ना, जैसे कई शुगर प्लांट बने हुए हैं, वहां पर स्टाफ को रहने के लिए उनको स्टाफ क्वार्टर बनाए जाते हैं। तो अगर रेजिडेंशियल है बिल्डिंग, उसका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 5%, ठीक है। दूसरा, कहीं आपने देखा है मेट्रो का काम चलता है या कहीं कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, तो एक प्योरली टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं वहां रहने के लिए। उस टेम्परेरी स्ट्रक्चर पे जो डेप्रिसिएशन मिलता है वो 40% मिलता है। और अदर केसेस में, अदर बिल्डिंग होगी कोई, जैसे ऑफिसेज हो गया अपना, है ना, वहां पर कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? 10%। और किसको मिलेगा? जो ऑनर होगा। इसका मतलब आप अगर आपने रेंट पे कोई बिल्डिंग ली है तो आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। पहली चीज बिल्डिंग। दूसरी चीज फिर हम देखते हैं क्या? फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर पे कितना डेप्रिसिएशन लगता है? 10%। ये डेप्रिसिएशन मैं आपको कौन सा बता रहा हूं? अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। फर्नीचर एंड फिक्सचर पे कितना लगता है? 10%, ठीक है। फिर तीसरी चीज आती है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी में सबसे पहले आएगा मोटर व्हीकल, ठीक है। अगर अगर आपने मोटर व्हीकल आपके पास है और वो मोटर व्हीकल आप पैसेंजर को हायर करने के लिए यूज करते हैं, मान लो आप काम ही करते हैं मोटर व्हीकल से, जो ये अपना टूर एंड ट्रेवल वाले होते हैं, है ना। अगर यूज आप इस मोटर व्हीकल को क्या कर रहे हो? यूज्ड कर रहे हो इन ए बिजनेस ऑफ रनिंग ऑन हायर, उसको किराए पे दे रहे हो चलाने के लिए, तो उसको कितना मिलेगा? 30% मिलेगा, ठीक है ना। और अदर मोटर व्हीकल पे अदर मोटर व्हीकल पे कितना मिलता है? 15%, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई प्लांट मशीनरी आती है, अदर प्लांट एंड मशीनरी, अदर प्लांट एंड मशीनरी, तो कितना परसेंट होगा अपना? 15%। चौथा
बुक्स पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कितना होता है जी? 40% होता है। ठीक है, और अपना इंटेंजिबल एसेट पे कितना होता है? 25%। ये डेप्रीशिएशन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि आप जितना मर्जी डेप्रीशिएशन अपने अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट में चार्ज कर लो, पर हम आपको कितना अलाउड करेंगे? 40%, या जो भी ये आपको हर केस के हिसाब से दे रखा है। बिल्डिंग के अलग है, फर्नीचर फिक्सचर पे 10% है और आपने मान लो 20% कर दिया, तो हम 10% क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि अलाउड कितना है? सिर्फ 10% है। ओके, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या होता है? WDV। इनकम टैक्स में अलाउड किया गया है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एंड दिस मेथड is applied on block of asset। ब्लॉक ऑफ एसेट समझ में आया? अब ब्लॉक ऑफ एसेट का क्या मतलब है, यहां ये देखते हैं। ब्लॉक ऑफ एसेट का क्या मतलब है? इट मीन्स ग्रुप ऑफ assets having same rate and same class। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर लिया, लैपटॉप लिया और बुक्स ली, तो ये इस पे क्या लगता है डेप्रिसिएशन का? सेम रेट लगता है। क्या लगता है? सेम रेट लगता है। कितना? 40%। और सेम क्लास है ये, है ना? ऐसे ही आपने प्लांट एंड मशीनरी या मोटर व्हीकल लिया, तो सेम रेट होना चाहिए उन सब पे और सेम क्लास होना चाहिए, तो उसको हम एक ब्लॉक में डाल देंगे। क्या करेंगे? एक ब्लॉक में डाल देंगे। ब्लॉक में डालने के लिए जो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, सर ये सेम रेट सेम क्लास लाइक गिवन है ये सेक्शन के अंडर, या ये अलग से कोई लिस्ट है? नहीं, अलग से लिस्ट नहीं है, सेम। जैसे क्लास का मतलब ये है, देखो देखिए, अब जैसे फर्नीचर फिक्सचर है, या ये देखो आप 15% पे ना एयर कंडीशन, मोटर, कार और मोबाइल। यस सर। तो ये प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्लांट एंड मशीनरी का। तो ये सेम क्लास है प्लांट एंड मशीनरी, और इस पे रेट भी सेम है तीनों पे 15%। तो ये मतलब हुआ उसका, सेम क्लास और सेम रेट। समझ गए? तो इनका हम क्या बनाएंगे? ब्लॉक बनाएंगे। तो हमने तीनों का एक ब्लॉक बनाया, हमने ऐसे कैलकुलेट किया, इनकी ओपनिंग WDV वैल्यू डाल दी। ओपनिंग क्या है, ठीक है ना? अगर इसमें कोई वैल्यू एडिशन होती है वो डाल दिया, कोई सेल होता है वो डाल दिया, और टोटल यहां पर क्लोजिंग बैलेंस करा और यहां पर फॉर्मूला लगा के क्या कर दिया? कैलकुलेट कर दिया। क्या? डेप्रिसिएशन। देखो, डेप्रिसिएशन को
कैलकुलेट कर दिया ये सारा, है ना। और ये वैल्यू कैसे लिख ली है, ये क्लोजिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, तो हमारी क्या होगी WDV एज ऑन 31/3/2020। अब जो हम 31/3/2021 की फाइल करेंगे तो ये हमारी ओपनिंग WDV हो जाएगी, उसमें जो ऐड हुए हैं, जो वैल्यू एडिशन हुई है वो ऐड कर देंगे, और जो सेल हुए वो ऐड कर देंगे। अब इसमें एक चीज और है, देखो बिफोर 30/9/2019, मतलब अगर 180 दिन से पहले आपने कुछ खरीदा है तो वो यहां आएगा, और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, 6 महीने के बाद में 180 दिन के बाद खरीदा है तो यहां आएगा। मतलब परचेज वैल्यू को आप क्लासिफाई करेंगे। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट, अगर आपने कोई नया मान लो मोबाइल खरीदा, तो अगर आपने 30 सितंबर तक खरीद लिया, 1 अप्रैल से 30 सितंबर, तो आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। और 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स खरीदा तो आपको 6 महीने का डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। सर ये रेट्स कांस्टेंट है या ये भी चेंज होते रहते ये बिल्कुल कांस्टेंट रेट है जो मैंने आपको पढ़ाया है, इनकम टैक्स में गिवन है कि आप चाहे अकाउंट में तो आप 25 का लिख लो, पर जो हमने PGPP में हम जो आप इनकम कैलकुलेट करते हैं अलाउड करेंगे, मान लो यहाँ मोबाइल पे अगर 30% ले लिया ना डेप्रिसिएशन, तो इनकम टैक्स 15 ही अलाउड करेगा, 15 हम क्या करेंगे ऐड बैक कर देंगे। ओके सर। हमने मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30% ले लिया, ठीक है, हमने वहां 30% लिखा हुआ है, तो PGPP क्या बोलता है, हम कितना अलाउड करेंगे, खाली 15% अलाउड करेंगे। सर यही 3 रेट्स डिफाइंड है या और भी कोई रेट? नहीं, यही डिफाइन है। अगर प्रोप्राइटर के केस में यही डिफाइन है, पार्टनरशिप के केस में यही डिफाइन है। अगर कोई कंपनी होती है तो इनकम टैक्स में तो यही चलेंगे। देखो हर लॉ की अलग कंप्यूटेशन है, और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रेट्स अलग हैं, और उन दोनों को कंपैरिजन करके क्या निकलता है डेफर्ड टैक्स, वो कंपनी का देखेंगे कब करेंगे, पर प्रोप्राइटर के केस में यही है। ओके सर। है ना, प्रोप्राइटर के केस में यही है। क्या क्या बताया था मैंने, आप एक बार रिकैप करवाओगे। बिल्डिंग पे कितना था, बिल्डिंग पे आपने 3 बताए थे। 3 बताए थे। अगर रेजिडेंशियल यूज कर रहे हैं बिल्डिंग का 5%, अगर टेम्परेरी स्ट्रक्चर है 40%, और अदर बिल्डिंग है तो 10%, है ना। फर्नीचर एंड फिक्सचर पे कितना है, 10% है। प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है, प्लांट मशीन में अगर मोटर व्हीकल है, अगर वो काम करता है किसका, रनिंग हायर का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है तो 30%, और अदर पर्सनल व्हीकल है तो 15%, अगर बिजनेस पर्पज से यूज हो रहा है, और अदर प्लांट एंड मशीनरी में 15%। बुक्स है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है तो देखो 40%, है ना। और इंटेंजिबल एसेट है तो 25%। देखो ब्लॉक लिखा है ना, ब्लॉक वन में ये आ रहा है, ब्लॉक 2 में ये आ रहा है, ब्लॉक 3 में ये आ रहा है, तो ये क्या है, ब्लॉक ऑफ एसेट है। ब्लॉक ऑफ एसेट कैसे होते हैं, सेम कैटेगरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर कैटेगरी हो गई, और रेट भी सेम है इन तीनों पे, तो हम इसका एक ब्लॉक बना देंगे। ये हमने ब्लॉक बना दिया। अब देखो एयर कंडीशनर, मोटर कार, मोबाइल, ये प्लांट एंड मशीनरी का है तो ब्लॉक 2 बना दिया, इस पे रेट लगा दिया हमने, है ना। और ब्लॉक 3 में क्या है, लैपटॉप। ऐसे ब्लॉक बनाने हैं। ब्लॉक कैसे लगते हैं, सेम क्लास और सेम रेट के हिसाब से लग जाता है। सर ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं। नहीं, पार्ट ऑफ प्रोसेस है। ये देखो ना, जो डेप्रिसिएशन आपने क्लेम किया है कितना आ रहा है, 80,000 रुपये आ रहा है ना। देखो ना यहाँ क्या है, ओपनिंग WDV वेट में, ओपनिंग WDV कितनी है, 5,47,000, है ना। इसका डेप्रिसिएशन कितना क्लेम किया है, 80,237 रुपए। ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये देखो। यस सर। है ना, ये लिंक कर रखा है, देखो शीट को किससे लिंक कर रखा है, डेप्रिसिएशन चार्ट से, ठीक है। हाँ जी सही, जितना भी आप एनेक्सर बनाए हैं, ठीक है, तो ये तो अल्टीमेटली यही सबसे मतलब वो प्रॉफिट ये सब निकलता है, और उसके बेसिस पे ना लाइक अल्टीमेटली रिटर्न फाइल करता है। हाँ हाँ, तो ये सब आप प्रैक्टिकली मतलब दिखा देंगे कि करके, या फिर आप रेडीमेड इस तरह से स्लाइड दिखाकर ही। नहीं करके दिखाएंगे यार, अभी रुक तो जाओ, पहले 5 हेड होने दो, उसके बाद काम प्रैक्टिकली काम शुरू होगा।
क्योंकि 5 हेड में आपको पता ही नहीं है, तो मैं यहाँ करता चला जाऊँ, आपको पता ही होगा ये क्यों कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मतलब अभी मैंने क्या डेप्रिसिएशन सब जो बताया? आप कैलकुलेट हम्म किए हुए ऑलरेडी जो दिखा रहे हैं, ये सब हम्म बाद में आप करके दिखाएंगे करके जी। दिखाएंगे, बिल्कुल करके दिखाएंगे। ठीक है ना, ये फॉर्मेट लेंगे, इसमें हम फिगर्स चेंज करते जाएंगे बस। तो असाइनमेंट फिर उसी टाइम आप हैंड ओवर करेंगे उससे रिलेटेड, क्योंकि हाँ बिल्कुल। ठीक है, पहले मैं 5 हेड पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपसे फिर पांचों पैड हारने के बाद फिर हम रिटर्न्स पे आ जाएंगे। फिर हम ITR 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, जो भी ITRs करनी है तभी करेंगे। क्योंकि पांचों हेड की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप इनकम टैक्स फाइल ही नहीं कर सकते। ठीक है, 2-3 क्लास में ही हमारा ये खत्म हो जाएगा PGBP। अच्छा ठीक है ना, फिर 2-3 क्लास में कैपिटल गेन होगा और 1 क्लास का अदर सोर्सेज है। उसके बाद जो सारी चीज होंगी वो रिटर्न के थ्रू पढ़ाएंगे। ITR 1 फाइल करेंगे और ITR फाइल 1 करते टाइम जो जो प्रैक्टिकल चीजें आती जाएंगी मैं साथ साथ समझाते जाऊंगा आपको। सर, ITR सारा कवर्ड है ना? ITR 1 करवाएंगे, ITR 4 करवाएंगे, 2 3 करवाएंगे, 5 करवा देंगे। 6 और 7? 7 तो आज तक मैंने नहीं फाइल की, तो आप क्या करोगे? नहीं, लाइक ऑब्वियसली आपको गो थ्रू का तो आइडिया होगा कि उसका कंटेंट क्या हाँ रहता है, वो आइडिया तो हम है, लोग को तो पर आइडिया आपके कंपैरिजन में जीरो ही है हम लोग हाँ आइडिया। ITR 7 नहीं मिलती है करने को, हमारे पास है नहीं। ठीक है ना, अच्छा, क्योंकि वो तो सारे 6 गवर्नमेंट मिल जिसमें जाएगा। ग्रांट होता है वो हम्म, मान लो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, DDA हो गया, उनका होता है। ओ, ठीक है ना, वो R&D तो कोई मतलब हम लोग लगता है। यूनिवर्सिटीज एनजीओस का बेसिकली आप कह रहे हैं ना? गवर्नमेंट ग्रांट तो नहीं नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट NGO नहीं होती, एक सेक्शन 11 होता है जिसमें गवर्नमेंट उनको मदद करती है। मान लो दिल्ली हाँ, नहीं दिल्ली मेरे ख्याल से एनजीओस को गवर्नमेंट ग्रांट इन नहीं, जनरल ऐसा मिलता कुछ है नहीं ना? है। NGO को गवर्नमेंट मदद करती है, 99% NGO अपने आप चल रहे हैं। NGO गवर्नमेंट कोई मदद नहीं करती। एनजीओ गवर्नमेंट से बोलते हैं कि गवर्नमेंट हम एक अच्छा काम कर रहे हैं जैसे क्राय है, क्राय बच्चों के लिए काम करती है, तो गवर्नमेंट से बोलते हैं कि हम ना अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमें कुछ आप अपनी तरफ से मदद दो। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको अलाउड करते हैं कि आप जिस किसी से भी डोनेशन लोगे उसे एक सर्टिफिकेट इशू करोगे। देखा हुआ आपने सर्टिफिकेट कौन सा होता है? नो सर। उसको देखो जरा। सर, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट फुल क्राइटेरिया ITR 7 फाइल करने का? जो कोई भी NGO को डोनेशन देता है ना, उनको एक सर्टिफिकेट देती है वो NGO। ये देखो, ये नीचे क्या लिखा हुआ देखो, आपने किसी ने PM केयर फंड में पैसे दिए हैं, कितने? 1 रुपया दान किया है, कहां पर? PM केयर फंड में। हाँ, तो नीचे देखो क्या लिखा है, नीचे देखो ना क्या लिखा हुआ है। Contribution to PM Care Fund has been notified for 100% deduction from taxable income under section 80G। लिखा हुआ है ना, 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये जो सर्टिफिकेट आप NGO तब इशू कर सकती है जब वो इनकम टैक्स से एक सर्टिफिकेट उन्हें मिलता है। वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप किसी से भी डोनेशन लोगे तो उनको छूट मिल जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, NGO को लोग बस डोनेट करते हैं कि हमें टैक्स की भी छूट मिल रही है और कुछ अच्छा काम भी हो रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये बस मदद करती है गवर्नमेंट, और कोई गवर्नमेंट मदद नहीं करती NGO में। और NGO के तो ऐसी हालत खराब कर रखी है इस टाइम पे। अच्छा एक चीज बताओ कृतिका, यस सर। आप एक चीज बताओ, आपने कोई एसेट खरीदा, यस सर। खरीद आपने एसेट को क्या करा, एक्वायर कर लिया, बट नॉट पुट टू यूज, आपने उसको यूज नहीं किया, तो आपको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। आप कोई मशीनरी से प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करते हो, आपने मशीन खरीद तो ली पर आपने उससे कुछ बनाया नहीं है अभी तक, तो प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की, नई है वो मशीन, तो आपको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। सर मिलना चाहिए क्यों? सर कि वो पार्ट ऑफ कंपनी तो हो गया ना एसेट। पार्ट ऑफ कंपनी है, पर गवर्नमेंट बोलती है अगर आप उसको पुट टू यूज नहीं करते हो, आपने यूज ही नहीं किया, तो उसका आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ओके ठीक है, अभी नो। पुट टू यूज कब माना जाएगा? हाँ,
जब तक आप उसको पुट टू यूज नहीं करेंगे, मतलब पूजा पाठ कराना पड़ेगा सर, ऐसा हाँ, लगेगा कुछ ऐसा। तब तब तक आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। ये कुछ नोट्स थे जो अलग से मैं बताना चाह रहा था। ठीक है। अगर कोई एसेट आपने, मैंने बोला अगर आपने कोई एसेट खरीदा, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर अभी कौन सा खत्म हुआ है, 1 अप्रैल 2020 टू 31/3/2021 खत्म हुआ है ना। यस सर। अब आपने कोई एसेट खरीदा, और एसेट खरीदने के बाद आपने मान लो 10 अक्टूबर 2020 को एसेट खरीदा, ठीक है। और ये क्या है, मोबाइल है एक तरह से। मोबाइल किस में आ गया, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आ गया। इस पे कितना डेप्रिसिएशन मिलता है बताओ, 15% मिलता है। अब गवर्नमेंट बोलती है, ये लेट सपोज 10,000 रुपए का था, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई अगर आपने 180 दिन के अंदर खरीदा है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग होने से पहले 180 दिन के लिए खरीदा है, तो आपको पूरा 15% क्लेम कर सकते हो आप डेप्रिसिएशन। बट ये तो देखो 180 दिन कहां खत्म हो रहे हैं, सितंबर को। आपने उसके बाद खरीदा है, तो ये जो डेप्रिसिएशन का रेट है ना, ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 7 साल का थोड़ी ना मिलेगा। आपने अक्टूबर में खरीदा और पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम कर लोगे। तो गवर्नमेंट ने बोला आपको कितना मिलेगा, ये 7.5। यही चीज उन्होंने ब्लॉक में डाली है। देखो आप इस डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले को समझोगे, फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको, ये इन तीनों को सम किया है इनटू डेप्रिसिएशन इससे प्लस, ठीक है, इन तीनों को सम किया है इनटू डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय 2। देख रहे हो ये यस यहां पर है ना, ये देखो ये डिवाइड बाय 2। मतलब अगर आपने खरीदा है 1 अक्टूबर के बाद, तो आपका डेप्रिसिएशन रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ब्लॉक बना देना है। अगर 30 सितंबर से पहले खरीदा तो पूरा डेप्रिसिएशन 10%, और 1 अक्टूबर के बाद खरीदा तो डेप्रिसिएशन वैल्यू 10 की वजह क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमारा कौन कौन से सेक्शन आज कवर किया हमने, सेक्शन 30 to 32 30, 31, 32। 31 में क्या था बताओ, प्लांट मशीनरी का रिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन बिल्डिंग विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस। आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है, या तो जो जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हैं, या तो वो आपकी क्या होगी, रेंटल होगी, क्या होगी? या फिर ओन्ड होगी। अगर रेंटल है तो पूरा रेंट आप क्लेम कर लोगे, अगर ओन्ड है तो रेंट क्लेम नहीं कर सकते। रिपेयर है तो दोनों रिपेयर दो तरह की होती है, एक तो होती है करंट रिपेयर और एक होती है कैपिटल रिपेयर। करंट रिपेयर तो अलाउड है, करंट रिपेयर में आ गया कोई टूट फूट हो गई, सफेदी हो गई, पीओपी करवा रहे हो, कुछ और डिजाइन बनवा रहे हो, तो वो आ गई करंट रिपेयर में। कैपिटल रिपेयर आ गई जिससे आप बिल्डिंग का कोई नया स्ट्रक्चर बनवा रहे हो, एक कमरा नया बनवा रहे हो, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का बेनिफिट यहां पर नहीं मिलेगा। वो कहां जाता है, वो एसेट में उसकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी। ठीक है। इंश्योरेंस पूरा क्लेम कर सकते हो आप, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया आपने विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग कहां यूज हो रही हो, बिजनेस के लिए। ठीक है। फिर मैंने बताया आपको टैक्सेस जो है, एमसीडी के टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, रेट जो भी लगते हैं वो पेमेंट बेसिस पे मिलेंगे। पेमेंट बेसिस किसमें, अंडर सेक्शन 43B। ये क्या बोलता है कि कोई भी खर्चा आपको तभी अलाउड होगा जब आप उसकी पेमेंट कर दोगे। फिर इसके बाद क्या था, सेक्शन 31 क्या बोलता है, डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी और फिक्सचर एंड फर्नीचर की रिपेयर कराई है, तो अगर वो करंट रिपेयर है तो अलाउड है, और कैपिटल रिपेयर है तो अलाउड नहीं है। ठीक है। अगर इंश्योरेंस है तो अलाउड है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए किसकी, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर फिक्सचर की।
फिर उसके बाद हमने कौन सा सेक्शन किया, सेक्शन 32 क्या बताता है, डेप्रिसिएशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हाँ, जो कोई भी आप कंप्यूटेशन बनाएंगे तो इसका यूज होगा। देखो क्या होता है, डेप्रिसिएशन से हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम होने से क्या हो जाता है, हमारी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ सीलिंग लगाई कि पर्टिकुलर आइटम्स पे आप कितना डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, किसके लिए, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो आप एसएससी को क्या होना चाहिए, उसका ऑनर होना चाहिए, किसका, एसेट का। और दूसरा वो एसेट यूज होना चाहिए कहां पर, बिजनेस और प्रोफेशन में। ठीक है, एसेट कितने टाइप के होते हैं, इंटेंजिबल और टेंजिबल। इंटेंजिबल में क्या आता है, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस और कोई सिमिलर इस टाइप के एसेट्स। ठीक है ना। टेंजिबल में क्या आता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। फिर मैंने बोला बिल्डिंग, बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, अगर किसी ऑनर ने अपने एम्प्लॉय को क्या दे रखा है, रेजिडेंशियल फ्लैट दे रखे हैं तो 5%, अगर टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो 40%। आप देखते हो कई बिल्डिंग के पास टेम्परेरी हाउस बना लेते हैं, वहां जब तक बिल्डिंग पूरी नहीं होती तो वहां इंजीनियर्स वगैरह सब बैठते हैं, है ना, तो वो कितना मिलेगा, 40%। और अदर बिल्डिंग पे कितना है, 10%। फर्नीचर एंड फिक्सचर पे कितना है, 10%। प्लांट एंड मशीनरी पे एक बड़ा सेक्शन है, अगर आपने कोई मोटर व्हीकल यूज कर रहे हो किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और वो ट्रांसपोर्टेशन का काम ही है तो 30%। अदर मोटर व्हीकल 15%। और अदर कोई प्लांट एंड मशीनरी है उस पे 15%। बुक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप 40%। इंटेंजिबल एसेट है 25%। है ना। गवर्नमेंट ने क्या करा, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए मेथड दे दिया। वैसे तो बहुत सारे मेथड है, स्ट्रेट लाइन है, WDV है, पीएसआर मेथड होता है ना, 11वीं में हमने पढ़ा होगा। पर कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करेंगे, WDV मेथड ओनली, है ना। और दिस मेथड इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट का क्या मतलब होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट का मैंने मतलब बताया कि इट मींस ग्रुप ऑफ एसेट हैविंग सेम रेट एंड सेम क्लास। मतलब उन पे सेम रेट लग रहा हो और वो सेम क्लास में आते हो। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल के लिए क्या देखा था, ये एयर कंडीशनर, मोटर कार, स्कूटर, मोबाइल, ये किस में आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी में। कितना लगता है जी, 15%, 15% लगता है। ठीक है। और हमने क्या बताया, इसके अलावा हमने क्या बताया कि भाई अगर आपने 180 डेज से पहले ये खरीदा होगा तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा, 180 डेज के बाद खरीदा होगा तो आपको क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा डेप्रिसिएशन का। ठीक है। और ये जो डेप्रिसिएशन, ये जो आपको 180 डेज और 180 डेज और मोर देखना है, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर देखना है। फर्स्ट ईयर के बाद तो पूरा ही मिलता है। ठीक है ना। ऐसे एक आप डेप्रिसिएशन का चार्ट बनाओगे। ठीक है। आई होप जो आज मैंने बताया 32 तक एक बार आप रिवाइज कर लेना। कल की क्लास में मैं 32 हो गया ना, 33, 4 और 5 और 6, 7 तक करवा दूंगा। वो छोटे छोटे सेक्शन है। मेन डेप्रिसिएशन है, ये आपको हर उसमें देखने को मिलेगा। और मैं आपको भूल गया था ये शीट भेजना, मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा ताकि आप एनालिसिस कर सकें और आपके अगर कोई डाउट आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकें। ठीक है। अगर मैं भूल जाता हूं तो एक आधी बार आप यार उस पर पिंग कर दिया करो टेलीग्राम पे, मुझे याद दिला दिया करो। तो मैसेजेस अलाउड नहीं है। नहीं, मेरे को उसमें पर्सनल तो कर ही सकते हो आप। ओके सर। ठीक है। आप एक बार ये सारा जो अभी तक पढ़ाया मैं देखना, कल की क्लास में फिर इसको 30 to 37 खत्म करेंगे। यस सर। ओके।